हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री मैवे पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध, इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो भी बैटल्स हुई हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और हम रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको देख के हम जो भी इम्पोर्टेंट बैटल हैं वो किसके किसके बीच हुई, कब हुई, ये रिवाइज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और आइए पढ़ते हैं। हेड स्पीच के युद्ध, बैटल ऑफ द हेड स्पीच। टाइम क्या है? 326 ईसा पूर्व यानी 326 BC। और हुआ किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस। पोरस को पूर्व भी कहा जाता है। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर है। जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश बुक्स में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में उसको अलेक्जेंडर कहा जाता है। हमने हिंदी में उसे सिकंदर कह दिए। और वो विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि उसका टारगेट ही था कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। और एक लाइन से वो जीतते हुए चला है। जब भारत आया, भारत से वो वापस चला गया। अब जब वो भारत आया तो भारत में उसकी लड़ाई हुई, यानी युद्ध हुआ राजा पोरस के बीच में उसके। और तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि झेलम का नाम मैंने बता दिया आपको, वितस्ता था। और वितस्ता के युद्ध और झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में पहली बार सिकंदर ने हाथी देखे थे। ये युद्ध कहा जाता है सिकंदर हारते हारते जीत गया। जब जीत गया तो राजा पोरस को बंदी बना लिया और राजा पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने बोला कि आप एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार किया करता है वैसे ही आप व्यवहार करिए। तो सिकंदर इससे प्रसन्न हुआ और उसने जो है राजा पोरस को उसका राज्य दे दिया। और उसकी बहादुरी से भी वो बहुत प्रसन्न था। फिर उसके बाद जो थे उसकी सेना थे, सिकंदर की सेना, जो कि विश्व विजेता के विजय के लिए निकली थी। जब आगे बढ़ने गई तो बिपाशा को पार नहीं कर रही। बिपाशा वो नहीं जो आप समझ रहे। बिपाशा का नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। तो बिपाशा को पार वो नहीं कर सके, मतलब करने से उन्होंने मना कर दिया। तो उसने फिर वहाँ से अपनी सेना को लेके वापस चला गया। व्यास रिवर का नाम बिपाशा था। व्यास नदी का नाम बिपाशा है। तो अब वो यहाँ से वो सेना वापस लेके चला। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने ये भी कहा, जब यहाँ से वो गया तो उसने बोला कि मुझे हिंदुस्तान कभी आना ही नहीं चाहिए था, और ये वहाँ से वापस चला गया। और बाकी इन चीज़ों के बारे में जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सिकंदर के बारे में और बाकी जो इंडिया में राजा हुए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और हिस्ट्री में ये बस रिवीजन पार्ट है, इसलिए हम छोटा सा वीडियो आपको बता रहे हैं। तो अभी इसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस चला गया तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका सेनापति था, उसको अफगानिस्तान दे के चला गया। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लिया। तो वो भी एक पार्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के पार्ट में, वो आएगा। हम पढ़ेंगे कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई सोचिए, दुनिया की ऐतिहासिक लड़ाई कही जा सकती है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक राजा युद्ध जीतने के बाद, हारना तो छोड़ो, जीतने के बाद जो है अहिंसा की तरफ बढ़ गया और शस्त्र त्याग दिए, तलवार छोड़ दी। और ये हुआ कब? कलिंग की लड़ाई में। कलिंग की लड़ाई में कहा जाता है 1 लाख सैनिक मारे गए। 1 लाख सैनिक मारे गए और ये बड़ा नंबर था। और इस युद्ध के 1.5 लाख सैनिकों को कलिंग के बंदी बना लिया था। और कलिंग था कहाँ? पहले कलिंग के बारे में जानते हैं। कलिंग जो है मगध का एक पार्ट था। तो मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशों के लोगों को हराया तो ये भाग के चले गए कलिंग में। कलिंग में ये लोग रहने लगे। कलिंग को जीतने का 2 बार प्रयास किया। दो लोगों ने प्रयास किया। एक बार प्रयास किया है इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद बिम्बिसार ने, उनके बेटे ने प्रयास किया। दोनों इसमें सफल नहीं रहे। तो एक टारगेट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अशोका का, तो उसने ये पूरा तो किया और सम्राट बना और कलिंग जैसे बड़े राज्य को हरा के वो अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन उस युद्ध के बाद से उसने संन्यास ले लिया युद्ध से और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। और पूरी दुनिया में आज लगभग 20 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है। और सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसका शासनकाल आप पढ़ेंगे, कितने शिलालेख हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये युद्ध जो है कब हुआ था। इतिहास में कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिसमें ये सबसे प्रमुख माना जाता है। आप एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि मिडल हिस्ट्री शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से, तो उसके पहले ये सब युद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम सिंध की लड़ाई में। सिंध के युद्ध में राजा दाहिर थे, सिंध के राजा, और मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो इसकी उम्र 17 साल थी। और इस युद्ध के पीछे का कारण ये था कि जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और उस टाइम खलीफा के लिए उन्होंने एक उपहार भेजा, नाव में कुछ कुमारी कन्या और कुछ ज्वेलरी वगैरह भेजी, उपहार तो हीरे जवाहरात भेजे। तो ये सब भेजे। तो सिंध के लुटेरों ने उस नाव को लूट लिया, जो कि पहुंच नहीं पाया। तो इराक का जो सूबेदार था हज्जाज, वो गुस्सा हो गया और राजा दाहिर से हरजाना की मांग की। राजा दाहिर ने देने से मना कर दिया। तो उसने अटैक किया। लेकिन ये कारण नहीं था, मूलतः कारण था
इस्लाम को बढ़ावा देना और आर्थिक कारण था कि लूटना, क्योंकि सिंध और हिंदुस्तान में उस समय व्यापार बहुत था और बिज़नेस जहाँ होता वहाँ पैसा होता, और पैसे की वजह से और विस्तारवाद की नीति से ही वो आए थे। और इस युद्ध में क्या हुआ, राजा दाहिर हार गए और उसने जो है सिंध पे कब्जा कर लिया और इस्लाम का आगमन हो गया। और इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान में माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही। इसके बाद प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो तराइन का युद्ध होता है। आप सोचेंगे मोहम्मद गजनी छूट गया, मोहम्मद गजनी का कोई युद्ध नहीं था, वो आक्रांता था, किसी स्पेसिफिक राजा से उसका युद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसे नहीं बता रहे हैं। उसे हिस्ट्री के जो क्लास होगी उसमें आपको दिखे पढ़ने को मिलेगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया और बुरी तरह मोहम्मद गौरी घायल हो गया और वो वहाँ से भाग गया। पृथ्वीराज चौहान की गलती यही थी, उसके पीछे सैनिक लगा देता और उसे मार देता। अगर वो मार देता तो ये दोबारा पृथ्वीराज चौहान से वो युद्ध करने नहीं आता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और भागने का मौका दिया और वो वहाँ से भाग गया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब और भटिंडा पे कब्जा कर लिया, लेकिन उससे इसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई मोहम्मद गौरी को। उसने पूरी तैयारी के साथ दोबारा आया और उसको कह सकते हैं ये हल्के में ले रहे थे, इनको लगा हम दोबारा हरा देंगे, और उतना तैयारी के साथ, तैयारी जिनकी सेना बहुत बड़ी थी लेकिन उतनी तैयारी कह सकते हैं नहीं थी, या फिर कह सकते हैं इस इतने बड़े खतरे के लिए वो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं थे। तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी पूरी ताकत के साथ आया, लाहौर आया, लाहौर से उसने संदेशा भेजा कि आप जो है हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर जो कि होना नहीं था, उसके बाद वो आगे आया। तराइन के बैटल ऑफ तराइन फिर से हुई। बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, एक ही साल जस्ट बाद, आप सोच सकते हैं कि वो एक साल की तैयारी के बाद आया, और पृथ्वीराज चौहान ने उससे लड़ाई की और पृथ्वीराज चौहान हार गए, जिसने फिर बाद में उन्होंने उनको बंदी बना लिया। उनको मारने के बारे में बहुत सारे मिथ्य हैं। पृथ्वीराज रासों में कुछ और कहा जाता है, सुने होंगे आपने, 4-5-24 गज अंगुल अष्टमाण तत्पर बैठा सुल्तान मच्चू को चौहान, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया, लेकिन इतना कुछ सच में मिलता नहीं है, ये पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है और ऐसा कुछ, तो उन सब चक्करों में मत पड़ी। ये है कि पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया, पहले बंदी बनाया, फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ये फैक्ट है और आपके क्वेश्चन में इतना ही आएगा। अजमेर के राजा थे और ये राजा कहाँ थे, दिल्ली इनके कब्जे में थी, और ये राजा हम रहते थे अजमेर में, राजधानी इनकी अजमेर थी और दिल्ली इनके शासन में काल थी। और इनके हारने के बाद दिल्ली में कोई भी हिंदू शासक नहीं बन पाया। इनके जाने के बाद हिंदू शासक, कोई भी किसी भी हिंदू शासक के कब्जे में दिल्ली नहीं रहा। दिल्ली कह सकते हैं दिल्ली हाथों से निकल गई। उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध। चंदावर, जयचंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, शत्रुता की वजह से मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट जो है मदद नहीं की। और पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच विवाद क्या था, कुछ अपना विवाद था, बाद में एक विवाद था कि चंदावर में जयचंद जो थे कन्नौज के राजा, इन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाया और उनकी इमेज ख़राब करने के लिए उसे अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए उनके दरबान बना के रख दिया उस पुतले को। लेकिन इनकी बेटी जो संयोगता थी कि सबको छोड़ के जो उस पुतले पे ही माला पहनाई। ये खबर जब मिली पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को ले गए। ये भी एक विवाद था जिसकी वजह से उन्होंने मदद नहीं की। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से 1192 के बाद जीत के वापस चला गया, तो 1194 में फिर आया और जयचंद को हराया और जयचंद को युद्ध में ही मार दिया। इसी टाइम पे वो जो है वाराणसी तक गया और वाराणसी में भी लूटपाट की। इसके बाद हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बारे में आप जानते हैं। मुग़ल शासन की शुरुआत हुई और मुग़ल शासक था कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कहा जाता है इसको बुलाने में दौलत खान लोदी और महाराणा सांगा ने प्रस्ताव रखा था और निमंत्रण भेजा था। और बाबर जब आया भारत में, उसने इब्राहिम लोदी की सेना उसकी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, वो था बारूद, और वो तोप लेके आया था और उसके दम पे जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल शासन की शुरुआत की दिल्ली में। खानवा का युद्ध। अब जब वो यहाँ आ गया, जब वो रहने लगा, तो उसको खतरा महसूस हुआ कि उसने सोचा आसपास के राज्य का दमन कर देंगे या हमारा आधिपत्य स्वीकार कर देंगे तो हमारा रहना आसान हो जाएगा। तो उसने जो है खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ। उसने राणा सांगा को हरा दिया और राणा सांगा को हराने के टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है दो चीज़ों से। पहला कि महाराणा सांगा के बारे में ये था कि उन्होंने 100 युद्ध लड़े हैं और उनके शरीर पे इतने घाव हैं और वो हर युद्ध जीत चुके हैं। तो इसलिए इस्लाम के
इस्लाम मानने वाले जो भी उनके सैनिक थे, या फिर ये कहें कि बाबर के जो सैनिक थे वो डर गए थे, बहुत खौफ में थे इस युद्ध के कारण, उनके बारे में सुन के बहुत खौफ में थे, और इस युद्ध से पहले खौफ में थे। तो बाबर ने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली, और बोला कि जो लोग इस युद्ध के जीतने के बाद जो भी सैनिक घर जब वापस जाना चाहेगा वो वापस जा सकता है काबुल, और हम ये युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये हिंदुओं काफिरों के अगेंस्ट लड़ाई है, और जिहाद, इसे जिहाद बना के इस युद्ध को उसने जिहाद का नाम दे दिया, और काफिरों के अगेंस्ट लड़ाई, और इससे उत्साहवर्धन किया, और इस युद्ध में उसने विजय पाई। इसके बाद इस युद्ध में एक और चीज़ थी जो कि इसमें राणा महाराणा सांगा घायल हो गए थे, जिनको यहाँ से दूर ले जाया गया। एक सेकेंड, खानवा के बाद घाघरा का युद्ध, इसमें चंदेरी का युद्ध नहीं है, हम अगले एपिसोड में आपको चंदेरी का भी युद्ध बताएंगे, और बाकी अगले एपिसोड के अगला वीडियो आपको आ जाएगा, उसमें बाकी सारी युद्ध की डिटेल्स है। और घाघरा का युद्ध के बारे में बस इतना जानिए, अफ़गानियों का दमन करने के लिए बाबर ने जो है घाघरा का युद्ध किया, और इस युद्ध में भी वो विजयी रहा। कहा जाता है कि घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी आप जानते होंगे, अयोध्या के बगल से जो सरयू नदी है, जो जाके बलिया में जाके मिल जाती है, वो सरयू नदी को ही घाघरा नदी रिवर कहते हैं। तो घाघरा रिवर ये भी कहा जाता था कि इसी टाइम जो है जो राम मंदिर था अयोध्या का, इसी टाइम पे तोड़ा गया था। और एक चंदेरी का युद्ध जिसके बारे में पढ़ा जाएगा, उस चंदेरी के बारे में इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर के बेटे हुमायूं को एक शेर शाह सूरी ने हराया था, यह अफ़गान ने, और शेर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी जो था इनकी तरफ से ही, मुग़लों की तरफ से लड़ा, किस में, चंदेरी में। तो चंदेरी के युद्ध में उसने जो मुग़लों की तरफ से लड़ा, तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता दी और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा, और वो किया भी। हम पढ़ाएंगे कन्नौज, बिलीग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, तो आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल इतने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई गलतियां दिखें या फिर कोई सजेशन हो तो हमें दीजिए, और कोई रिक्वायरमेंट हो कोई अलग वीडियो बनाने के तो हम बनाएंगे। आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।